हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं PT2 एडवांस के सॉल्यूशन के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक छोटे से मास को छोड़ा है, यहाँ पे जब आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। कितना नीचे है, ये सेमी सर्कुलर है, आर नीचे आया तो ग्रेविटी ने क्या वर्क कर दी, mgr बराबर हाफ mv स्क्वायर करेंगे। यहां से आप रफ्तार निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी √2g है ना, और नॉर्मल ऊपर को होगा और यहाँ पे mg तो पक्का है, नीचे को ही होगा है ना। तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को क्या होगा, n-mg। जो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को होता है वो तो mv स्क्वायर ओवर आर। बस mv स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए, 2mg आ रही है तो n कितना आ गया, 3mg। बस यही पूछा था। मास दे रखा है क्वेश्चन मेरे को 2 किलोग्राम है ना, तो 60 हो गया। और ये कह रहे हैं नॉर्मल फोर्स जो है बेटा वो किसके बराबर कह रहे हैं ये लोग, 10x के बराबर। तो x बताओ, तो x के आगे 0 काट दिए, 6 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, 6। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जो आपको सबसे पहले करना चाहिए थे पेपर में। आप देखिए एक ही चीज पूछिए तो कैसे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी हो जा रहा है। आप कह रहे हैं मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन दिखने में तो एक ही है ना, लेकिन उसमें बेटा पार्ट्स तो ज्यादा हो सकते थे ना। तो बेटा देखिए mg, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, जब यहाँ से यहाँ mgr बराबर हाफ mv स्क्वायर, n माइनस mg है ना, ये टोटल फोर्स सेंटर की तरफ हो गया mv स्क्वायर ओवर आर। यहाँ से आपने क्या किया, mv स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू निकाल ली, 2mg आ जाएगी, वो यहाँ पे पुट कर दी तो n आ गया 3mg, जिसकी वैल्यू हो गई 60, क्योंकि मास गिवन था 2 है ना, बराबर 10x कर दिया, x आ गया 6। बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज सिटिंग इन अ रूम 2 मीटर फ्रॉम वॉल 1। ठीक है, अब वॉल 1 पे एक शीशा लगाया है और वॉल 2 को वो देखना चाहता है। पता नहीं ऐसे काम करते कौन इंसान है ना। पीछे वाली दीवार को देखना भाई को शीशे में, तो कितनी लेंथ का, कितनी वर्टिकल लेंथ का शीशा चाहिए। अच्छा, एक वॉल उससे 2 मीटर पे है और दूसरी वॉल जो है उससे 4 मीटर पीछे। बेटा देखो ये सिचुएशन है, वो 2 मीटर पे है इंसान, यहाँ पे इंसान है, मान लो यही उसकी आंखें जिनसे उसको देखना है, और जो दूसरी वॉल है वो 6 मीटर दूर है पहली वॉल से है ना, उसके पीछे है, और 6 मीटर फ्रॉम वॉल 1, तो इससे 4 मीटर पे हो गई, है भी 4 मीटर की और है इससे भी 4 मीटर पे, है ना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहे हैं मिनिमम वर्टिकल लेंथ इन मीटर्स। तो बेटा कितनी लेंथ का मिरर चाहिए होगा यहाँ पे, इसकी इमेज बन गई, ये 6 मीटर इधर था तो 6 मीटर आगे बन जाएगी, तो ये 6 मीटर आगे बन गई, तो यहां से कितनी दूर हो गई। अब ये उसने वॉल का टॉप पॉइंट देखा, ये बॉटम पॉइंट, तो इतने में से वो पूरी वॉल को देख सकता है, करेक्ट है। एक्चुअली तो बेटा लाइट यहां से आ रही होगी इसकी आंखों में, अरे डायरेक्टली ऐसे इमेज बनाओ और इमेज को देख लो है ना। तो इतनी लेंथ का मिरर चाहिए। अब बेटा 2 मीटर पे, सॉरी ये 2 और ये 6, 8 मीटर्स पे 4 है, तो 2 मीटर्स पे कितना होगा, 1 मीटर नहीं है। बेटा सोचिए ध्यान से, 8 मीटर्स पे ये 4 है, ये सिमिलर ट्राइंगल है ना। तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो मैं बस आपको इतना कहता हूं, अगर 8 मीटर पे 4 है तो 2 मीटर पे कितनी लेंथ होगी इसकी, 1। आई होप ये बात बेटा समझ में आ सकती है आप लोग। नहीं तो कह लीजिए अगर ये x है तो x/4 इज इक्वल टू 2/8, खत्म हो गई बात। x कितना आ जाएगा बेटा, 1। आई होप बेटा ये समझ में आ रहा होगा है ना। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है बेटा, 2 ब्लॉक सिस्टम पे क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं। पहले एक बारी जगह बनाते हैं। आइए देखें, ये बेटा 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है। प्यारे बच्चों देखिए मन लगा के देखते रहे है ना, ये 4 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जिसको हम खींच रहे हैं 12 न्यूटन से है ना, और ऊपर एक ब्लॉक है 1 किलोग्राम का। अच्छा, और कह रहे हैं 2 ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर ऑन द वर्ज ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है बिटवीन दी ब्लॉक्स, लेकिन चल इकट्ठे रहे, मतलब म्यू एन लग रहा है फ्रिक्शन है ना। और नीचे जो ग्राउंड के साथ म्यू है वो 0.1 है, ऊपर वाला म्यू बेसिकली मेरे को बताना है, इनके बीच में म्यू क्या है। मेरे को वैसे म्यू नहीं पूछा क्वेश्चन में, मेरे को पूछा 10 म्यू, ताकि वो इंटीजर टाइप सिंगल इंटीजर बनाना है उनको आंसर। कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे करेंगे, 12 इधर को आया और इस पे 2 न्यूटन आ रहा है, और ये है 1 किलोग्राम,
तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आएगा प्यारे बच्चों, म्यू एम जी 0.1 इंटू 5G, तो 5 न्यूटन हो गया ये यार। यहाँ से फ्रिक्शन बेटा म्यू एम जी निकाल लेंगे ना, क्योंकि 5, अरे भैया नॉर्मल तो बेटा 50 होगा ना, क्योंकि पूरे का वेट 50 है, तो 5 न्यूटन हो गया, है ना। अब बेटा अब अगर ये साथ साथ चल रहे हैं, 12 इधर को फोर्स है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है प्यारे बच्चों, 2 और 5 7, तो टोटल फोर्स कितना आ गया, 12 माइनस 7 दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 5 एंड 2 है, साथ साथ चल रहे हैं ना। तो बेटा ये तो बिल्कुल पक्का है कि ये इधर इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये क्यों जा रहा हूं, क्योंकि फ्रिक्शन इधर को आ रहा हो और उतना ही पीछे को भी आ रहा हूं। तो मैं क्या कहूं, 12 माइनस 5 माइनस 2 प्लस एफ माइनस एफ, प्लस एफ माइनस एफ कट जाएगा, तो ए आ गया 1। अब ए कितना आ गया 1। अब ऊपर वाले को देखिए, एफ माइनस 2 बराबर 1 इंटू ए, और ए कितना है प्यारे बच्चों 1, तो एफ कितना आ गया 3, और एफ किसके बराबर है, म्यू एम जी, क्योंकि वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा एन डैश वो होगा 10, क्योंकि इसका वेट 10 है, 1G 10, तो म्यू इंटू 10, तो म्यू कितना आ गया 0.3, 10 म्यू पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। बेटा कह रहे ऑन दी वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको थोड़ा सा फिगर गंदा हो गया था यहाँ पे, आइए फिर बताने की कोशिश करता हूं। फोर kg, बेटा ऐसे क्वेश्चन से मतलब आप ये समझिए ध्यान से, इतना बेटा आपको ना डायरेक्टली पता लगना चाहिए कि इसके और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल जो होगा वो कितना होगा। बेटा 5 ऊपर है तो 50 हो जाएगा, जी को 10 ले रहे, फोर्स लगाया है 12, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो म्यू एन आएगा, म्यू दे रखा है 0.1, तो 0.1 इंटू 50 ये 5 हो गया। अब ये आगे क्यों जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन इस पे आगे को आएगा, है ना, और उतना ही इक्वल अपोजिट रिएक्शन आएगा, और यहाँ पे 2 कह रखा है, तो 12 माइनस 5 माइनस 2 प्लस एफ माइनस एफ, तो 12 माइनस 7 हो गया, क्योंकि माइनस एफ प्लस एफ का कोई रोल नहीं, बराबर एम इंटू है, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए कितना आ गया प्यारे बच्चों 1, तो इसके लिए लगा दीजिए अब एफ माइनस 2 बराबर 1 इंटू ए, और ए भी 1 है, तो एफ आ गया 3, फ्रिक्शन आ गया 3, और फ्रिक्शन को लिखना है म्यू एम जी, इनके बीच में नॉर्मल कितना होगा बेटा, म्यू और एम जी है 10, क्योंकि मास 1 है, तो म्यू 0.3 आ गया, 10 म्यू पूछा है 3 हो जाएगा। आया आया सर, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 भैया 40 क्वेश्चन है, फटाफट से निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मन लगाइए देखते रहिए। ठीक है, आइए यहां पर कह रहे हैं बेटा मैक्सिमम टेंशन कोई भी जो थ्रेड बियर कर सकता है वो है 100 न्यूटन, तो मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, आइए देख लेते हैं। ये W मैक्सिमम पूछा है, ये 53 है, एक्चुअली ऐसे ही बंधा हुआ, ये 53 है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक मास्कलेस मतलब नॉट गांठ है। अब मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ से जो फोर्स आ रहा हो, इसमें जो टेंशन होगी प्लस इसमें जो टेंशन होगी, वो दोनों इससे बैलेंस हो रही होंगी, टोटल फोर्स 0। ये जो नॉट है ये मासलेस है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कह लीजिए इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ये प्लस ये, इन दोनों का सम, इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा, बीच में एक्यूट एंगल है तो इन दोनों से बड़ा आएगा, दैट इज इसमें टेंशन सबसे ज्यादा होगी, और मैक्सिमम टेंशन क्या हो सकती है 100, तो इसी में टेंशन जो है वो 100 है। आया आया। अब बेटा कंपोनेंट ले लीजिए 100 के, अब बेटा ये 53 तो ये 37, अब 100 cos 37 ऊपर को आ जाएगा, जिसको मेरा मन कर रहा है फटाक से 80 कह दूं क्योंकि 4/5 होता है, और 100 sin 37 इधर को आ जाएगा, जो 60 हो जाएगा, ये 3/5 बनेगा, 5 इंटू 20। ठीक है, अब इसमें तो टेंशन W ही होगी, जो मेरे को निकालना है। इसमें टेंशन कितनी है पता नहीं मेरे को, T मान लेते हैं।
अब t साइन 53 अब डायरेक्टली बोल दे रहा हूं 4t/5, सॉरी 4t/5 t साइन 53 और t cos 53 3t/5 नीचे, तो w प्लस 3t/5। अब यहां पे नेट फोर्स क्या होगा, x डायरेक्शन में भी 0, 4t/5 को 60 के बराबर करिए, 4t/5 इक्वल टू 60, कितना हो जाएगा, t आ गया 75। अब w प्लस 3t/5 नीचे को फोर्स है जिसमें t की वैल्यू मेरे को पता है और ऊपर को क्या है 80। अब t की वैल्यू कितनी 75 बाय 5 क्या है 15, 3 जा 45, w प्लस 45 इज इक्वल्स टू 80, तो w आ गया 35। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में w बाय 5 पूछे, तो w बाय 5 कितना देगा 7, 35 बाय 5 क्या देगा 7। तो फिर से कह दे रहा हूं बेटा, मैक्सिमम टेंशन किसी भी जो रूप में हो सकती है वो 100 हो सकती है, और इसमें ही सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये एक ऐसे था और दो इस तरीके से थे। तो इन दोनों का जो टेंशन का वेक्टर सम आएगा, जो भी इसमें टेंशन होंगी, आप समझ पा रहे हैं, वो इन दोनों से बड़ा ही होगा। और उसको बैलेंस करने के लिए कौन आ रही है, आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। आइए इसको रब करते हैं पहले। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, एक धागा है, एक एंगल 37 है, एक सेकेंड, यहां एक बीड है और दूसरा ऊपर है, ये ऐसे से घूम रहा है कोनिकल पेंडुलम की तरह। एक 53 है एंगल और छोटा वाला एंगल है 37। ठीक है, अब दोनों में टेंशन बराबर होगी क्योंकि स्मूथ रिंग है, दोनों में टेंशन बराबर होगी, और इन दोनों टेंशन का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर को आएगा बेटा, अगर बराबर है तो जो नेट फोर्स आएगा इन टी का वो 45 डिग्री पे है। क्यों, क्योंकि एक 37 पे है और एक 53 पे। जब बेटा दोनों बराबर फोर्स हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब बीचों बीच मतलब 45 डिग्री, किधर को आएगा 45 डिग्री। तो आप इन दोनों को हटा के एक भी बना सकते हैं, एक, मेरे को मतलब भी नहीं हो कितना टी डैश है मान लो। क्यों, क्योंकि बेटा मैं वापस अपनी पुरानी प्रॉब्लम में उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं कोनिकल पेंडुलम वाली में, जिसमें क्या होता था, एक टी होता था, ठीक है, एक mg होता था, ये टोटल फोर्स होता था, और टोटल फोर्स होता था mv²/r। आया या नहीं आया बेटा? वहां पर क्या होता था, अगर आपको ऐसे पसंद ना आया हो कि मैंने वेक्टर बना दिए तो आप ऐसे करें, वहां पे एक t होता था, एक mg होता था, और वहां पर आप क्या कहते थे कि अगर थीटा एंगल पे कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है तो वहां आप बोलते थे t cos थीटा ऊपर को है जो mg से बैलेंस हो रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे नहीं हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो t cos थीटा को आप mg के बराबर करते थे, और सेंटर की तरफ को जो फोर्स आ रहा है वो t sin थीटा आ रहा है, और सेंटर की तरफ को जो फोर्स होता था वो तो बेटा mv²/r के बराबर होता है। mv²/r जगह कम थी, डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा आता था v²/r जी। बेटा टोटल 6 केस होते हैं जहां पे tan थीटा v²/r जी आता है ना। तो बेटा अगर ये आपको याद था तो भी बेटा बड़ा बढ़िया रहेगा, tan थीटा v²/r जी, और वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं t mg और नेट फोर्स हो गया mv²/r। तो tan थीटा यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखेंगे आप तो mv²/r/mg, तो tan थीटा v²/r जी। तो वो जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपने पढ़ा रखा हो वैसे आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बस यहाँ पर ये है कि नेट फोर्स जो आ रहा है वो 45 डिग्री एंगल पे आ रहा है। तो आप क्या करें, इन दो रस्सी को हटा के एक रस्सी मान लें जो कि 45 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा रही है। कितने एंगल पे? 45। खत्म हो गई बात। अब बेटा क्या इक्वेशन क्या है, tan थीटा इक्वल टू v²/r जी, tan 45 इक्वल टू v²/r जी। v कितना दे रखा है क्वेश्चन में? अच्छा v निकालना है, v निकालना है, रेडियस दे रखा है 2.5। tan 45 इज इक्वल टू v²/r जी, रेडियस दे रखा है 2.5 इंटू g हो गया 10। ठीक है, यही है ना, रेडियस 2.5, tan 45। क्यों बेटा 45? क्योंकि 45 पे ही नेट में फोर्स हो जाएगा टीटी का,
और वो टी डैश बन गया, उसकी वैल्यू से मतलब ही नहीं, टेन थीटा तो वी स्क्वायर ओवर आर जी होता है। तो अगर एक फोर्स है, आप समझिए अगर वो टी डैश है, ये एम जी और ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ही आना चाहिए था, आ रहा है, बस ये एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब 1045 क्या एम वी स्क्वायर ओवर आर अपॉन एम जी ऐसे कह लीजिए। तो यहां से बेटा ये 1045 तो 1 आ जाएगा, ये 25 है, तो वी स्क्वायर 25, तो वी कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5, है ना। और इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता है, अगर आपका मन करे नहीं हमको इतनी जल्दी से नहीं करना है ना, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसका सॉल्यूशन एक और आपको दिखाता हूं, है ना। फटाफट से ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन एक और एक अलग मेथड से, सिंपल अप्रोच से देखते हैं प्यारे बच्चों। एक और सॉल्यूशन इसी का, है ना, बिल्कुल सिंपल मेथड से, जिसमें कोई अपने दिमाग नहीं लगाए, कोई दिमाग का खर्चा नहीं होगा, है ना, जो अपने करना भी नहीं चाहते। मतलब ये बिल्कुल सिंपल अप्रोच है जिससे आप मतलब बड़े आराम से कर सकते हैं। ये 53 डिग्री, हालांकि मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा अगर पेपर है तो, पर मतलब कुछ बच्चे, मतलब मैंने देखा है कई बार वो सिंपल अप्रोच पे ही जाना चाहते हैं। अब बेटा ये अपने फटाफट, ये 53 तो 37 हो गया, 37 था ये एंगल, तो ये एंगल 53 हो गया। तो बेटा ये t के जो कंपोनेंट है, t cos 37 4t/5, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, और t cos 53 ये प्लस 3t/5 आ गया, और ऊपर को क्या है t sin 53 4t/5 और t sin 37 3t/5, और नीचे को आ गया mg, है ना, जो कि 2.5 आपको मास गिवन है। मास कितना गिवन है इसका, 5 kg गिवन है, सॉरी। अब बेटा जो ऊपर को फोर्स है, बेटा हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये रिंग घूम रही, तो जो जितना ऊपर को उतना ही नीचे को फोर्स होगा। 7t/5 इज इक्वल्स टू mg, और सेंटर की तरफ क्या रहा है 7t/5 इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। डिवाइड करिए तो क्या मिल जाएगा, mv स्क्वायर ओवर आर अपॉन mg, v स्क्वायर ओवर आर जी, ये आ गया 1, है ना, ये तो 1 आ गया। अच्छा बेसिकली 1045 ही तो है, यही तो बेटा मैं कह रहा था, ऐसे डायरेक्टली कर लीजिए, है ना। अब यहाँ पर v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी, आपको क्वेश्चन में v की वैल्यू क्या दे रखी, अच्छा v तो निकालना, सॉरी, रेडियस दे रखा है 2.5, तो 2.5 इंटू 10 25, v स्क्वायर 25, v कितना आ जाएगा 5, v कितना आ जाएगा 5। काफी सिंपल था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कह रहे हैं, two particles of masses m1 and m2 are connected as shown. The strings are massless and inextensible and gravity is absent if the system is rotated about O with angular velocity omega. ठीक है, और जो मासेस का रेशियो 5:2 में है, ठीक है, नहीं सॉरी, मासेस का रेशियो तो बताना है, टेंशन्स का रेशियो 5:2 में है, तो आपको मासेस का रेशियो बताना है। आइए देखिए, दोनों एल लेंथ की रोप्स हैं, और टेंशन्स का रेशियो 5:2 है, इसमें 5t है मान लो टेंशन, इसमें 2t है, इसका रेडियस जो है वो l हो गया, और इसका रेडियस क्या हो गया 2l, क्योंकि दोनों एल लेंथ की, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब m1/m2 पूछे, m1 कौन सा वाला मास है, अंदर वाला m1 है, बाहर वाला m2 है। टोटल फोर्स सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, इस पे 5t माइनस 2t 3t बराबर m1 ओमेगा स्क्वायर l, ठीक है, ठीक है। इस पे टोटल फोर्स सेंटर की तरफ क्या है 2t बराबर m2 ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r क्या हो गया 2l, डिवाइड कर दीजिए 3/2 m1/m2 l/2l 1/2, यहां से m1/m2 क्या आ जाएगा 3, यहां से m1/m2 प्यारे बच्चों क्या निकल के आ रहा है 3, तो m1/m2 इक्वल टू 3 विच इज ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन तो है नहीं, तो इंटीजर टाइप था, तो m1/m2 क्या आ गया 3, बस दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेंगे आप, है ना। 5t इसमें और इसमें टेंशन का रेशियो 5:2 है, तो इसमें 5t तो इसमें 2t, इस पे टोटल फोर्स है 5t माइनस 2t 3t इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर l, इस पे टोटल फोर्स सेंटर की तरफ हो गया, इस यहां से बांध रखा है, इसके अबाउट घूम रहा है, 2t इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r होता है और r हो गया 2l। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
√6gl बॉटम पे वेलोसिटी दी है एक पार्टिकल को. अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड. क्वेश्चन नंबर 29. अ पार्टिकल इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट in elastic string of length L from a fixed support. At its equilibrium, it is projected horizontally with a speed under √6gl. The ratio of tension in the string when the string is in its horizontal position to that in the string when the string is vertically above. अच्छा, जब horizontal है और जब vertically above है पार्टिकल. आइए देखते हैं. यहां पे √6gl है रफ्तार. हमको दो जगह पे टेंशंस का रेशियो बताना है. टेंशंस का. एक बार जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है यहां पे है, और एक बार जब वर्टिकल है दैट इज यहां पे. तो T1/T2 बताना है बेटा. ये बताना है T1/T2. द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड व्हेन द पार्टिकल इज जस्ट अबव द पॉइंट ऑफ, है ना, जहां से धागे को बांध रखा है. ठीक है, बढ़िया बात है. जस्ट अबव द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, है ना. अब देखिए बेटा, T1/T2 पर सबसे पहली बात तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी. मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे v2. तो पहले तो v1 निकालिए. v1 कैसे आएगा बेटा? देखो, जैसे आपका मन करे, हाफ m v स्क्वायर √6gl का स्क्वायर 6gl. ऊपर जाने में खर्चा आया mgl. इतनी एनर्जी थी, इतना खर्चा आया और बची कितनी? हाफ m v1 स्क्वायर. यहां से v1 आ जाएगा. v1 जो निकल के आएगा वो आएगा √4gl. सिमिलरली यहां से यहां जाने में जो खर्चा आएगा mg2l हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर. तो v2 आ जाएगा √2gl. सेंटर की तरफ को फोर्स, यहाँ पे T1 ही है खाली, तो T1 हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर m v1 स्क्वायर बाय l, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? v1 स्क्वायर है 4gl बाय l 4mg. अब T2 के लिए T2 प्लस mg, यहां पर टोटल फोर्स सेंटर की तरफ हो गया T2 प्लस mg बराबर m v2 स्क्वायर ओवर l, और v2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2gl बाय l क्या हो जाएगा? 2g. 2mg माइनस mg हो जाएगा. तो T2 हो गया mg. तो T1/T2 क्या आ जाएगा बेटा? 4. सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए. √6gl यहाँ पे रफ्तार है तो यहाँ क्या आ जाएगी? हाफ m v स्क्वायर. इतनी एनर्जी थी, ऊपर जाने में mgh का खर्चा आया और इतनी बची, है ना. वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहे हैं, बहुत सिंपल बात है. और यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी, हाफ m √6gl स्क्वायर. इतनी एनर्जी थी, mg2l का खर्चा आया, हाफ m v2 स्क्वायर बची. v1 v2 ऐसे निकाला. सेंटर की तरफ को फोर्स खाली T1 है, T1 इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाय l, और T2 प्लस mg बराबर mv2 स्क्वायर बाय l. यहां से बेटा आपको T1/T2 बड़े आराम से मिल जाएगा. अगला क्वेश्चन है, √3gl बॉटम पे रफ्तार दी है जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को लीव करेगा. बेटा लीव कब करता है सर्कुलर पाथ को, है ना बेटा? लीव कर जाता है जब √5rg से कम रफ्तार दोगे तो एक पॉइंट पे वो सर्कुलर पाथ को लीव कर देगा. एक पॉइंट पे सर्कुलर पाथ को वो लीव कर जाएगा. बढ़िया बात है. आइए लीव कराते हैं सर्कुलर पाथ को. पहले तो बेटा बॉटम पे वेलोसिटी क्या हो कि पार्टिकल थीटा पे सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए. अगर जस्ट मैं आपको याद दिलाऊं, बॉटम पे वेलोसिटी क्या हो vb, ताकि पार्टिकल थीटा पे सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए. वर्टिकल से थीटा पे यहाँ पे सर्कुलर पाथ को लीव कर जाए तो vb की वैल्यू होती थी √rg2 + 3 cos थीटा. √rg2 + 3 cos थीटा भूल गए तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा बेटा. t mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg के दो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg sin थीटा. तो सेंटर की तरफ को आया mg cos थीटा और टेंजेंट की तरफ को आएगा mg sin थीटा, जिससे मेरे को मतलब नहीं. सेंटर की तरफ को फोर्स हो गया t + mg cos थीटा, और सेंटर की तरफ को जो फोर्स होता है वो होता है mv स्क्वायर ओवर r. r हो गया l. बेटा जब सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला होता है तो कंडीशन क्या होती है? जब टोटल सेंटर की तरफ को फोर्स हो जाता है वो mv स्क्वायर ओवर r हो जाता है. जब वो mv स्क्वायर ओवर r हो जाता है, t + mg cos थीटा ये टोटल सेंटर की तरफ को फोर्स है ना.
वो mv² हो रहा है। सर्कुलर पाथ को छोड़ने के मतलब जब टेंशन जस्ट जीरो हो जाए, जब टेंशन जस्ट जीरो हो जाए, देन पार्टिकल इज अबाउट टू लीव दी सर्कुलर पाथ। जैसे मान लो कि ये अगर टाइट है तो बेटा सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, जब जस्ट ढीला हो जाए इसका मतलब अब छोड़ने वाला है, जस्ट ढीला हो जाए अब सर्कुलर पाथ को छोड़ दे। तो टेंशन जब जस्ट जीरो हो जाए तो उस टाइम वेलोसिटी क्या आ रही है, अंडर रूट LG cos थीटा। अगर L ले रहे हैं, अगर रेडियस को R मान ले तो अंडर रूट RG cos थीटा। इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसपे टेंशन जस्ट जीरो हो गई, दैट इज पार्टिकल इज अबाउट टू लीव दी सर्कुलर पाथ। अब अगर थीटा पे ये वेलोसिटी तो बॉटम पे क्या होगी, हाफ mvb² एनर्जी थी, ऊपर जाने में mgh का खर्चा आया, h कितना हो जाएगा r प्लस r cos थीटा, ये r cos थीटा और ये r। तो ऊपर जाने में mgr 1 प्लस cos थीटा, mgh का खर्चा आया जिसकी वैल्यू h की r प्लस r cos थीटा, और हाफ mv² एनर्जी बची, और v² कितना निकल के अंडर रूट RG cos थीटा। ठीक है, RG cos थीटा। बस यहां से बेटा बॉटम पे वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वो निकल के आ जाएगी अंडर रूट RG, बड़े आराम से निकल जाएगी, m कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंडर रूट RG 2 प्लस 3 cos थीटा। बेटा एक बार हाथ चला के खुद से करिए, अगर आप ये सोच रहे हैं बेटा आप खाली बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, हाथ चलाइए खुद से, खुद भी कलम चलाइए। तो अंडर रूट RG 2 प्लस 3 cos थीटा, अंडर रूट RG 2 प्लस 3 cos थीटा। एक बार बेटा स्क्रीन को पॉज करिए, डिराइव कर लीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखो करने का तरीका जो है ना, जिससे आप सीख पाएंगे, है ना। अगर आप ये सोच रहे हो बेटा बड़े आराम से आता चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। मैं कोशिश करूं बीच बीच में थ्योरी भी बता दूं, है ना, थोड़ी सी ट्रिक्स भी बता दूं, लेकिन वो तभी फायदेमंद है जब आप खुद भी कलम चलाएं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो अंडर रूट RG 2 प्लस 3 cos थीटा बेसिकली अगर इतनी वेलोसिटी देते हो थीटा पे सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 3GL दी है, बस मान लीजिए थीटा पे सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, तो इसको कंपेयर कर दी, अंडर रूट LG 2 प्लस 3 cos थीटा, रेडियस R के बदले L है तो अंडर रूट RG 2 प्लस 3 cos थीटा के बदले अंडर रूट LG 2 प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा निकाल लीजिए, कटेगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, cos थीटा आ गया 1/3। तो जहां पे वो सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला है वहां का आपने थीटा निकाल लिया, और जब जस्ट सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला होता है cos थीटा तो 1/3 आ गया। अच्छा cos थीटा 1/3 तो sin थीटा क्या होगा, आप सोच रहे हो मैं क्यों निकलवाना चाह रहा हूं, ऐसे बस मन कर रहा है। तो बेटा वो कितना आएगा, sin थीटा कितना है, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, वो आ जाएगा अंडर रूट 8/3 या 2 रूट 2/3। अंडर रूट 2/3। ठीक है, अब पूछा क्या है बेटा, जब वो व्हेन द पार्टिकल इज व्हेन किस कंडीशन बेटा सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, जब छोड़ने वाला, तो सेंट्रीपिटल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो बताना है। तो cos थीटा तो हो गया 1/3, sin थीटा ही हो गया, और बेटा जब जस्ट छोड़ने वाला है तो टेंशन क्या हो चुकी है, 0। टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स होगा उस टाइम पे बेटा, अगर ये थीटा है तो mg cos थीटा इधर आएगा, और mg sin थीटा टेंजेंट के अलोंग आएगा। टेंशन तो 0 हो चुकी है, तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेशियो यही पूछा है ना। तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रेशियो को बोलते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन मास टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन मास, ये कट गया। सेंट्रीपिटल फोर्स के mg cos थीटा, टेंजेंशियल फोर्स के mg sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स है mg cos थीटा और टेंजेंशियल फोर्स है mg sin थीटा, खत्म। क्या जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा 1/2 रूट, एंड दिस इज द आंसर। आंसर इज 2। वो कह रहे हैं 1/2 रूट x कह रहे हैं, सॉरी 1/y रूट 2 कह रहे हैं, तो y कितना हो गया 2। इंटीजर टाइप है ना, मतलब तरीका बता दिया आपको कैसे करना है ना। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन तो इनडायरेक्टली मैं पिछले क्वेश्चंस में ही दे चुका हूं, है ना। आइए लेकिन एक बार फटाफट से देख लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 31 का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा बस आपको यूज यही करना है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। टेंशन नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑन द सिस्टम एज अ होल क्या होता है प्यारे बच्चों, 0।
टेंशन का जीरो क्यों होता है? क्योंकि बेटा जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, धागा है, अगर अब आप इसको खींच रहे हैं तो जितना इस पे टेंशन नेगेटिव वर्क करेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसकी एस हुई है ना, उतना ही इस पे टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगी। वैसे भी बेटा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी थ्रेड सेम होती है, भले ये टेढ़ी मेढ़ी पाथ पे जा रहा है, जो कंपोनेंट थ्रेड के अलोंग होगा वो सेम होगा। तो जितना एक पे नेगेटिव वर्क होता है उतना ही दूसरे पे पॉजिटिव होगा। अब बेटा पूछा तो टेंशन का वर्क था ब्लॉक पे, है ना, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर वो आप टेंशन का वर्क निकालने लगेंगे ब्लॉक पे, देन यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों अगर इस पे अगर आप वर्क निकालेंगे तो हमेशा ये एंगल जो है चेंज हो रहा है, और यहां पर मान लीजिए जो हाथ है जो खींच रहा है, एक तरफ टेंशन जो है वो पॉजिटिव वर्क करेगी, दूसरी तरफ हाथ पे नेगेटिव वर्क करेगी। तो आप बेसिकली ये यूज कर लेते हैं, जितना हाथ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा उतना ही ब्लॉक पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क वही होगा। वो अब कैसे आसान है? अब देखो ये चीज दे रखी है आपको √3, ये चीज दे रखी है आपको √3, ये एंगल एक दे रखा था 30 और दूसरा दे रखा है 60। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा हाइपोटेन्यूज होता है, तो √3 अपॉन साइन 30 दैट इज ये हो गया 2√3, और √3 अपॉन साइन 60 ये चीज हो जाएगी, अपॉन साइन 60 करूंगा तो क्या देगा 2। तो बेटा कितनी लेंथ इधर कम हुई? 2√3 - 2, तो कितना ये पार्ट नीचे आया होगा? 2√3 - 2, इतना ये नीचे आया होगा, और फोर्स T वही ऊपर लग रहा होगा। तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा, मेरे को TS cos 180 नहीं निकालना है, मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड ही निकालो खाली, T इंटू ये डिस्टेंस 2√3 - 2, खत्म, यही आंसर। और टेंशन कितनी रखी थी क्वेश्चन में? √3 + 1, खत्म। √3 + 1 2, √3 - 1, 2 कॉमन ले लीजिए, तो √3 + 1 √3 - 1 2 हो जाएगा, 2 2 4। दिस इज दी वर्क ऑन ब्लॉक। इस पे वैसे -4 होगा हाथ पे, जो हाथ खींच रहे, क्योंकि टेंशन ऊपर लग रही, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही। जितना इधर धागा कम हुआ, 2√3 था 2 हो गया, जितना कम हुआ उतना इधर बढ़ गया। तो आपने हाथ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क निकाल लिया, उतना ही ब्लॉक पे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा, क्योंकि टेंशन का वर्क ऑन द सिस्टम एज अ होल जीरो होता है। एक एंड जितना पॉजिटिव वर्क करता है, दूसरा एंड उतना ही नेगेटिव वर्क करता है। बेसिकली एक एंड जितनी एनर्जी देता है, दूसरी एंड उतनी ही एनर्जी ले लेता है, क्योंकि स्ट्रिंग एनर्जी तो कंटेन कर ही नहीं सकता है। स्प्रिंग नहीं है ना कि इलोंगेट हो जाए और उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए, यहाँ कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही। इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, इनएक्सटेंसिबल है, इन इलास्टिक है, और बेटा थ्रेड मासलेस से कोई एनर्जी कंटेन कर नहीं सकता, इसलिए बेटा टोटल वर्क मिला के उसका जीरो ही होना चाहिए। या आप ये समझ लीजिए भैया, अपने लोग तो पराठे खाते हैं, है ना, धागा तो बेचारा पराठे खाता नहीं है, तो पराठे नहीं खाएगा तो वर्क कैसे करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही लल्लू क्वेश्चन है, 32 अल्फा वाई आई कैप। अब ये भी अभी बता चुका हूँ, बीटा एक्स वाई जे कैप ये है, और बेटा 2x = 3y के अलोंग लेके जाना है ओरिजिन से 3,2 पे, ओरिजिन से लेके जाना है 3,2 पे। आइए पहले तो इसको चमका देते हैं, फटाफट से जगह बना लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से जगह बनाते चले जा रहे हैं, और ये बन गई है जगह। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? अल्फा वाई आई कैप, फोर्स दे रखा है अल्फा वाई आई कैप। अब वो अल्फा और बीटा दोनों बने, तो मैं वाई आई कैप लिखूंगा खाली, प्लस एक्स वाई जे कैप, ये एफ है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। अब बेटा f डॉट ds जो छोटा सा वर्क डन आएगा dw, वो आएगा y dx प्लस x y dy, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब y लेके किस पाथ के लोग, 2x = 3y, यहां पर बेटा सब कुछ x में कन्वर्ट कर लो, तो y की वैल्यू क्या है? 2x/3, 2x/3 dx, ठीक है। और यहां पर x की वैल्यू y के फॉर्म में डाल दो, 3y/2, ताकि इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। अब बेटा x कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? 0 से 3 तक, और y कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? 0 से 2 तक, खत्म बात। ये हो जाएगा x²/2, 2 गया, 3²/2, 2 भी है, और ये तो 3 आ गया, और ये क्या आ जाएगा? y³/3, 3 गया,
और वाई क्यूब क्या है 2 क्यूब, ये 2 भी गया, ये 4 आ जाएगा, 3 + 4 टोटल वर्क क्या आ गया 7 जूल्स। तो यही कह रखा था, जो वर्क डन आ रहा है वही निकालना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 7 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है म्यू बेटा a/r² है, म्यू a/r² है, जहां पर a की वैल्यू कह रखी 20 है, इनिशियली पार्टिकल 1 मीटर पे और रेडियली आउटवर्ड फेंक दिया है। कह रहे बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि वो मतलब रुके नहीं, चलता चला जाए। एस्केप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन को फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट किए, है ना बेटा। म्यू एम जी होता है फोर्स, है ना, म्यू एम जी होता है फोर्स फ्रिक्शन में, अगर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे जा रहा है, और अगर नॉर्मल एम जी है तो मैं जानता हूँ म्यू एन बोलना चाहिए, म्यू एम जी हो गया अगर नॉर्मल एम जी है तो। और म्यू की वैल्यू a/r² दे रखी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है gm1m2/r², है ना। तो अगर आप कंपेयर करें चीजों को तो कहां से क्वेश्चन डेवलप हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। आइए देखिए, है ना, आइए बच्चों कर लेते हैं फटाफट से। तो a है 20/r², तो a है 20, ये म्यू की वैल्यू हो गई, ये पार्टिकल है जिसको हमने वेलोसिटी देनी है, म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए क्या हो जाएगा v/dv/dr। अब वेलोसिटी तो r के साथ साथ कम होगी, इधर पॉजिटिव क्वांटिटी इधर नेगेटिव जच नहीं रहा, तो इधर भी नेगेटिव एक और लगाई ताकि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है तो इधर भी मास इनटू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, dv/dr तो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी तो r के साथ साथ कम होगी, रेडियली आउटवर्ड वेलोसिटी दी है। अब m तो गया, v/dv इज इक्वल्स टू -200 हो जाएगा ये, क्योंकि G10 है ना, G10 है। हाँ बेटा क्वेश्चन में पढ़ लेना था, अगर जी मतलब 9.8 लेना कब है बेटा आपको पता लग जाएगा। जैसे कभी ऐसी टर्म दे रखी हो कि दूसरी तरफ मास को 9.8 दे दे, या मतलब वेलोसिटी को 9.8 दे दें, तो वो जी को 9.8 लेना चाह रहे हैं, पर एडवांस ऐसे बकवास काम नहीं करता, ठीक है। dr/r², जब r 1 था तो वेलोसिटी u थी, वही निकालनी, r = 1 पे दी है वेलोसिटी, जब इनफाइनाइट हुआ तो वेलोसिटी 0, जस्ट इनफाइनाइट पे जाके 0 मतलब रुका ही नहीं कहीं। और ये क्या बन जाएगा u²/2, ये माइनस को यहां से उड़ा देंगे ना, मैं जानता हूँ 0² - u²/2 है बराबर 200, और ये क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन -1/r, और लिमिट कहां से कहां तक 1 से लेके इनफाइनाइट, अपर लिमिट तो 0 आएगी, लोअर लिमिट -1, तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो बेटा बन जाएगा 1, तो u² आ गया 400, तो u कितना आ जाएगा 20। इसके बाद तो बेटा मैथ्स थी, मतलब बेसिकली क्या है, म्यू एम जी फोर्स आएगा बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, म्यू 20/r² है ना। इसको आपने बस लिखा, एक्सेलरेशन निकाला, उसको लिखा v/dv/dr, कुछ नहीं बेटा, जितना जब वेलोसिटी, जब r1 था वेलोसिटी u थी, जब r इनफाइनाइट हुआ वेलोसिटी 0, इन्फिनिटी पे जाके 0, मतलब कहीं 0 हुई नहीं, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले वाले क्वेश्चन में एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। इफ स्पीड ऑफ 5 किलोग्राम ब्लॉक व्हेन 2 किलोग्राम ब्लॉक लीव्स द कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज 2√x, तो बताना है x कितना है। आइए देखते हैं, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है हवा में, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब ये कब छोड़ेगा बेटा इसको, ये सरफेस पे रखा हुआ, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। अब कह रहे हैं ये कब छोड़ेगा बेटा, जब टेंशन mg, जब टेंशन जो हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब टेंशन 20 कब होगी, जब इसमें इलोंगेशन क्या है, टेंशन kx होती है, k दे रखा है 40, तो जब x हो जाएगा हाफ, क्योंकि k दे रखा है 40 न्यूटन पर मीटर, तो जब kx 20 हो जाएगा। आया, तो जब ये आधा मीटर नीचे जाएगा बस तब पूछा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इससे बेकार क्वेश्चन क्या है, जब ये आधा मीटर नीचे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी। अब जैसे मर्जी आप देखो, आपको जैसे अच्छा लगता हो वैसे आप लगाइए, या तो आप कह दीजिए ग्रेविटी ने वर्क किया, कितना वर्क किया mgh, ये ग्रेविटी ने वर्क किया, और ये जब वर्क किया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और कुछ काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अभी तो उसके पास तो वेलोसिटी 0 तो चला ही नहीं, इसके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई हाफ, 40 हाफ स्क्वायर, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग के पास,
और हाफ 5v², ये काइनेटिक एनर्जी आ गई ब्लॉक के पास। ये ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी में इतना वर्क किया, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इतनी काइनेटिक एनर्जी, खत्म बात। ये कितना हो गया 25, अच्छा हाफ तो उड़ाइए, 5 भी उड़ सकता है, उड़ सकता है, 5 × 40, ये 10 हो गया, और ये क्या हो गया 8/4, ये 2 हो गया, तो ये क्या आ गया 8 आ गया, बराबर v²। तो v कितना हो जाएगा 2√2, वहां पे कह रहे हैं x√2, तो x कितना हो गया 2, खत्म हो गया, हो गया। नेक्स्ट 35th क्वेश्चन तो पिछले पेपर में भी आया था और इस पेपर में भी आ गए, दो बार आ रहा है क्वेश्चन एक एक, ये तो आपके मजे लग गए भैया, मुफ्त के नंबर आ गए, है ना बेटा। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, इसलिए बेटा दो बार आया है ना। ये काफी फेवरेट रहता है, अभी एक आध बार और आएगा आपके पेपर्स में, आगे भी हो सकता है एक आध पेपर के लिए छुट्टी ले ले, फिर अगले पेपर में आ जाए, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ज्यादा बार आता है। अ स्मॉल ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ अ फिक्स्ड इंक्लाइन at 60 degree from horizontal. Coefficient of friction between block and inclined is √3/2. If ratio of descending time to ascending time is lambda, then find the value of lambda square. Then find the value of lambda square. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बस यूज इसमें एक ही बात होनी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ऊपर होगी, तो mg sin थीटा भी नीचे हो जाएगा, mg sin थीटा mg cos थीटा तो यही रहेंगे, ऊपर जा रहा है तो बस फ्रिक्शन जो आएगा बेटा वो नीचे को आ जाएगा, नॉर्मल mg cos थीटा ही रहेगा, फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा नीचे को आ जाएगा, टोटल फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बराबर ma, यहां से a कितना आ जाएगा g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा, और जब नीचे आएगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा mg sin थीटा तो नीचे ही होगा अगर जब वेलोसिटी नीचे को होगी, लेकिन फ्रिक्शन तब ऊपर को आ जाएगा म्यू mg cos थीटा। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma, यहां से a आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। आया सर, बहुत शानदार तरीके से यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, बिल्कुल ही सिंपल था प्यारे बच्चों, है ना। अब इसमें टाइम ऑफ एसेंट टू टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट टू टाइम ऑफ एसेंट पूछा था। बेटा देखो, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे छोड़ते थे ना और फिर उसको s ट्रेवल करना है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u 0 होता है, हाफ at स्क्वायर, और टाइम क्या निकल के आता है √2s/a। अब आप सोच के देखिए बेटा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, ऊपर जाते और नीचे आते तो टाइम वही लगता, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, तो ऊपर जाते हो a अलग है, नीचे आते हो a अलग है, तो √2s/a में a अलग अलग आ जाएंगे, इसलिए बेटा जो रेशियो है वो अलग आ जाएगा, है ना। तो बेटा रेशियो खाली बस t1/t2 आ जाएगा √a2/a1, और a कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचेंगे कि जब ऊपर जा रहे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो नहीं, फिर हम ये क्यों लगा लें। मैं कह रहा हूं मान लो कि एक्सेलरेशन सेम होता, फिर जब नीचे आने का टाइम होता तो यही होता ना यार, √2s/a, तो यहां पे वेलोसिटी जीरो होती है √2s/a। तो आप एक्सेलरेशन एक बार कांस्टेंट मान के दिमाग से सोचिए कि नीचे आने का टाइम √2s/a आता, तो ऊपर जाने का टाइम भी √2s/a, है ना। और ये मेरा अगर आपने पिछला वाला सॉल्यूशन देखा था जो पिछले पेपर का बताया था, तो उसमें भी मैं यही ट्रिक आपको पहले भी बता चुका था। तो आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बाकी बेटा अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप एक बार मतलब डेफिनेटली दोबारा पूछ सकते हैं, आपको चीजें क्लियर करी जाएंगी। नहीं तो वैसे आप बेटा सबसे सिंपल तरीका है, दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, है ना, और थ्योरी पार्ट को एक बार आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के। ये इस पेपर में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो बिल्कुल नया सा आया और नया कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36, इसको आप ओरली कर सकते हैं, पहले भी करा चुका हूं इस तरीके की बात, लेकिन अगर आपको नहीं क्लिक हो तो आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। ये 3 है, ये 5 है, 0.1 म्यू है, तो म्यू mg कितना आ जाएगा 5, और यहां हो जाएगा फ्रिक्शन 3। टेंशन बतानी यहाँ पे t, और यहाँ पे फोर्स है 16 माइनस 5 माइनस t प्लस t माइनस 3, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 8a, a आ गया 1, और t माइनस 3 इस पे अब लगा रहे हैं सेकेंड लॉ, पहले कंप्लीट सिस्टम पे लगा दी,
t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए और a1 है, तो t कितना आ गया 6 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी पूछा है। आई एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में ना एरर होने के चांसेस होते हैं। मेरे को पता नहीं कि यहां पर इन्होंने एरर होने का चांस छोड़ा है या नहीं छोड़ा, लेकिन होता क्या है ना बेटा, जिसका एक्सेलरेशन पूछा जाए उसी के एक्सेलरेशन को हमेशा ए एज्यूम करिए ताकि गलती ना हो। होता क्या है बेटा, पेपर में हम होते हैं जल्दी में, हम लोग मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए और उसका a/2 कांस्टेंट से निकल के आ जाएगा। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर मान लो आपसे कहा गया इसका एक्सेलरेशन बताइए, ये 10 है, ये 8 है, ये 5 है। पहली बात, क्या ये उठेगा अभी, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा? चेक करिए, दोनों को पकड़ लीजिए। इसमें टेंशन क्या है 50, यहां 50 तो यहां पे भी 50, तो ये उठ सकता है क्या 50 इसको 100 को उठा सकता है? नहीं। यहां 50 तो यहां 100 हो जाएगी। 100 80 को उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है। पर ऐसा नहीं कि टेंशन 100 होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि चलेगा तो बेटा सिचुएशन अभी तो पकड़ रखा है ना, इक्विलिब्रियम में टेंशन 100 आ रही, चलेगा तो टेंशन 100 नहीं आएगी। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन पूछा है तो इसी का ए मानिए। अब अगर ये ए से ऊपर जाएगा तो ये पुली ए से नीचे आएगी, ए ये 2a से नीचे आएगा, इसका एक्सेलरेशन 2 है, खत्म। और यहां टी यहां 2t, 8g 80, 5g 50, कहीं g मेरे को 9.8 तो नहीं कह रखा, g 9.8 कह रखा है, तो 5g लिखिए, 8g लिखिए, 2t माइनस 8g बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 8 एक्सेलरेशन ए। तो ये एक इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है प्यारे बच्चों, इसके लिए बनाई 5g माइनस टी बराबर 5 इंटू 2a। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन, इसको 2 से डिवाइड करिए, t माइनस 4g बराबर 4a, बस ऐड कर दीजिए, a निकल आएगा। 5g माइनस 4g g हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 प्लस 4 14a। तो a क्या आ गया प्यारे बच्चों, g बाय 14। और ये मेरे से क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन इज x बाय 10। एक्सेलरेशन को x बाय 10 कह रहे हैं और पूछ रहे हैं x कितना। ये कितना हो जाएगा बेटा, g 9.8 कह रखा तो 9.8 लीजिए, 9.8 इंटू 10 98 बाय 14 और 14 7 98, x आ गया 7। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37 के बाद 38 क्वेश्चन आगे, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उसके बाद काम खत्म होने वाला है। आइए काम खत्म किया जाए फटाक से। आ, 38 ये 45 डिग्री है बेटा। नॉर्मल कंस्ट्रेंट और एनएलएम का मिक्स क्वेश्चन है। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग नॉर्मल शुड बी सेम। तो इसका अगर a1 है, इसका अगर a2 है, तो a2 cos 45 बराबर a1 sin 45 लेंगे। मतलब यहां से आ जाएगा a1 इक्वल टू a2 आ जाएगा, जिसको आप a कह लीजिए। ये नॉर्मल कंस्ट्रेंट से आप निकाल सकते हैं। कैसे, नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो a1 cos 45 a2 cos 45 बराबर करेंगे तो a1 a2 बराबर आ जाएंगे, दोनों a आ गए। और इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स है मान लीजिए वो n है, n तो n cos 45 n बाय रूट 2, n sin 45 n बाय रूट 2, n बाय रूट 2 ma, n बाय रूट 2 ma। और इसके लिए क्या बनेगा, n cos 45 n बाय रूट 2, n sin 45 n बाय रूट 2 mg माइनस n बाय रूट 2, mg माइनस n बाय रूट 2 बराबर ma। पूछा क्या क्वेश्चन में, मार्कर पूछा क्या क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन बताना है। किसका, दोनों का सेम है, किसी का भी पूछ लो, ऐड कर दो। mg इक्वल टू 2ma हो जाएगा, हो जाएगा। a क्या आ गया, g बाय 2, g क्या है 10, 10 बाय 2 आंसर क्या हो गया 5।
आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों 5, है ना। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए बेटा दोबारा देखिए, पक्का क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन दोबारा तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। पहले नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगाया प्यारे बच्चों, a1 cos 45 a2 sin 45, मतलब a2 cos 45 a1 cos 45 बराबर करके दोनों को a मान लिया। फिर नॉर्मल अगर n है तो n cos 45 n/√2 बराबर m है, a की फोर्स है जो चला रहा है, और n sin 45 ऊपर n cos 45 इधर। हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए इधर से नॉर्मल आ रहा होगा, पर मेरे को जरूरत नहीं ना, y डायरेक्शन मूवमेंट है, तो mg माइनस n/√2 बराबर m है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, a आ जाएगा 5। नेक्स्ट आखिरी दो क्वेश्चन बाकी हैं, आइए फटाफट से देखते हैं। टू थिन सिमेट्रिकल लेंसेज ऑफ डिफरेंट नेचर हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 centimeter of all faces. The lenses are kept in contact and immersed in water. Okay. अच्छा, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मेरे को, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के 20 है, और प्यारे बच्चों मेरे से पूछा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज एफ। फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम बतानी है, कितनी आएगी, आइए फटाफट से करते हैं। और एफ आएगी और f/3 पूछे, इंटीजर टाइप बनाना होता है तो इनको सिंगल इंटीजर निकलवाने आंसर। कह रहे हैं दो लेंसेज हैं, सुन लीजिए ध्यान से, टू थिन सिमेट्रिकल लेंस। सिमेट्रिकल लेंसेज मतलब दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से। द लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड इमर्स्ड इन वाटर, द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज दिस, है ना। और कह रहे टू सिमेट्रिकल थिन लेंसेज ऑफ डिफरेंट नेचर हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो दोनों के लिए 20 आएगा। पहले इसकी फोकल लेंथ लिख लेते हैं, बाद में इसकी लिख लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, इसका μ2 मान लेते हैं, और μ1 माइनस μ2 क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है 5/9। ठीक है, ठीक है, आइए करते हैं। पहले इसकी फोकल लेंथ लिख लेते हैं, f1 आएगी, 1/f1 इज इक्वल्स टू μl अपॉन μs, इसका μ1 है, और सराउंडिंग का 4/3, दोनों वाटर में है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 के रखा है। ठीक है, μ1 अपॉन 4/3 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। r1 इसका क्या आएगा, पॉजिटिव साइड आएगा, और r2 क्या आएगा, नेगेटिव साइड आएगा। तो 1/20 माइनस माइनस 1/20, तो 2/20 दैट इज 1/10 आ गया। ये आ गया 1/f1। और जब इसके लिए लिखेंगे 1/f2, तो इसके लिए इंसिडेंट रेज इधर है, तो पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा। तो 1/f2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μs माइनस 1, 1/r1, 1/r1 क्या है, माइनस 1/20। r1 जो है इंसिडेंट रेज से अपोजिट डायरेक्शन में, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 1/20 माइनस 1/r2, इसका r2 पॉजिटिव साइड आ रहा है, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1/10। 1/f2 की वैल्यू आ गई, लाइन खींच देते हैं, μ2 अपॉन 4/3 माइनस 1, और ये आ गया माइनस 1/10, माइनस 2/20 बन जाएगा। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा 1/f इक्विवेलेंट, तो 1/f क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। पहले बेटा दो लेंस थे, इसकी फोकल लेंथ f1 है, 1/f1 निकाला, इसकी फोकल लेंथ f2 है, 1/f2 निकाला, फिर 1/f इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप जब आप देख रहे हैं तो एक एक स्टेप आप रिवाइंड कर लीजिए भले भी, एक एक स्टेप देखिए, एक एक स्टेप खुद से लिखिए। अगर आपकी कलम नहीं चल रही तो आप पढ़ नहीं रहे, बार बार आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं। बेटा पेरेंट्स अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, पेरेंट्स को भी बेटा मेरा एक मैसेज है कि पेरेंट्स आप लोग बस ये देखिए कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर वो कलम चला रहा है तो पढ़ रहा है। बेटा कलम जरूर चलनी चाहिए आप लोग, बच्चों आप लोग अपना ध्यान दीजिए। अब आप लोग इतने बच्चे नहीं कि आपको पेरेंट्स लगातार देखें, पेरेंट्स आपको गाइड करें, आप लोग समझदार बनिए। बेटा आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेट के मत देखिए, है ना, लिखते चलिए साथ साथ में, बहुत अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो फायदा नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। रिवाइंड करके देख लीजिए भले आप। तो 1/f इक्विवेलेंट आ गया 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये बन जाएगा 1/10, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, और इसमें माइनस साइन भी, तो जब दिस माइनस दिस करूंगा तो μ1 अपॉन 4/3 माइनस 1 माइनस μ2 अपॉन 4/3 प्लस 1, ये क्या बन गया 1/10, μ1 माइनस μ2 जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को क्या गिवन थी
5/9 अपॉन 4/3, ये आ गया कितना 3/8। ठीक है, सही कह रहा हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं कर दी ना। 3 4 12, 12 2 24, सब नीचे, तो f आ गया 24। क्वेश्चन में पूछा f/3, क्वेश्चन में क्या पूछा f/3, तो क्या हो जाएगा आंसर 8। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आई होप इतना मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। फोकल लेंथ मेरे को गिवन थी 15, तो 1/f इज इक्वल्स टू μl अपॉन μs माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 1/r1, इसके लिए इनफाइनाइट है, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, माइनस 1/r2, और r2 इस तरफ को नेगेटिव साइड में, तो इसलिए माइनस r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/15 इज इक्वल्स टू हाफ r। तो r कितना आ गया 15/2, यही निकाला था हमने। मैंने क्या कहा था, 15 के साथ एक और 15 वाला लेंस जोड़ दो, 15/2 फोकल लेंथ हो जाएगी, और वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये आ गई पहली चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट मिरर बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट क्या होता है, -2/fl प्लस 1/fm। करेक्ट है, करेक्ट है। और fl क्वेश्चन में कितना गिवन था, 15 प्लस 1/fm, और fm क्या होता है, r/2, और कॉनकेव मिरर है बेटा, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव, r/2 क्या होगा 15/4। ये कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चों, -6/15, मतलब f इक्विवेलेंट आ गया 15/6 मैग्नीट्यूड में, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इक्विवेलेंट जो होगा वो बनेगा मिरर, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 3 2 3 5/2। फोकल लेंथ जो इक्विवेलेंट निकल के आ रही है प्यारे बच्चों, वो आ रही है 5/2। अब करना क्या होगा, ये f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई, अब बस 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f लगाइए। एक मिरर है, ऑब्जेक्ट 20 पे है, u पता है, v बताना है, f पता है, और ये माइनस है, माइनस क्यों है, क्योंकि कॉनकेव, तो 1/u u निकालना है, 1/v v क्या है, -20 बराबर 1/f f क्या है, -5/2, और u यहां से निकाल लेंगे आप लोग, कैसे, 1/20 -2/5, थोड़ा जगह कम है, यहां पे लिख दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 8 -7/20। अरे वाह, u -20/7, वही आ गया पहले वाला आंसर। तो 20/7 तो इससे डिस्टेंस है मिरर से, पर मेरे को मिरर से डिस्टेंस थोड़ी ना बताना है इमेज का, मेरे को बताना है ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, तो वो क्या जाएगा 20 -20/7, दैट इज 120/7, जिसको इन्होंने क्या रखा 24x/7, तो x आ गया था 5। जैसे पहले आंसर आया था उसी तरीके से दोबारा भी आ गया, पर बेटा एक रिक्वेस्ट है, एक एक स्टेप देखिए, एक एक स्टेप नोट करिए, पॉज करते चलिए, लगातार लिखते चलिए, तभी हो पाएगा, है ना। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बहुत लंबी वीडियो ना बनाओ, नहीं तो बच्चे देख के डर जाते हैं। थोड़ा सा जल्दी करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए वीडियो की लेंथ इतनी ना रहे कि आप बोर ही हो जाए लगातार देखते देखते। बाकी बेटा बस मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, बार बार आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, जो लेजेंड्स हैं, जो बड़ा करते हैं बेटा, वो बड़ी मेहनत करते हैं, है ना, अपने लक्ष्य को दिमाग में रखते हैं, अपने गोल को दिमाग में रखते हैं, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दिमाग में रखते हैं। बेटा दोनों चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। अभी चल रहा है ऑनलाइन का ज़माना, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो बेटा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए 85 चीज़ें हैं जो हमारे ज़माने में तो नहीं थी पर आपके ज़माने में है। बेटा मतलब अभी आते आते ही अभी एक स्टोरी सुन के आया हूँ बेटा, मिल्खा सिंह की। बेटा उन्होंने इतने बड़े बड़े गोल अचीव किए, पर उनको अपना गोल भी क्लियर था, है ना। ऑस्ट्रेलिया में हारे थे, वहां से उनको सीख भी मिल गई कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो जब वो इंडिया में आए, फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए मतलब एक लेडी मिली, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांग ली कि भैया मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मेरे को मेहनत करनी है ना। तो जिन्होंने मेहनत करनी होती बेटा, उन्होंने ही आगे जाना होता है। और गोल बेटा जो बनाते हैं ना बेटा, वही कामयाब होते हैं, और जिनको पता होता है मैं किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ वो कामयाब होते हैं। तो दोनों चीजें अपनी लिख डालिए कि गोल मेरा क्या है ना, और डिस्ट्रैक्शन मेरा क्या है।
जैसे ही आपका माइंड मतलब डिस्टर्ब होने लगे तो दिमाग में डालिए गोल, मेरा गोल क्या ये है, नहीं, क्या ये डिस्ट्रैक्शन है, हाँ, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, काम पे वापस आइए बेटा। बस मेहनत करेंगे, बढ़िया से मेहनत करिए, है ना। गोल और डिस्ट्रैक्शन दोनों दिमाग में रखिए बेटा। मिल्खा सिंह कामयाब हुए ना, पहली बार उनका गोल था बेटा दूध पीना, दूध का ग्लास मिलेगा, है ना, दूध का उनको शौक था, तो दौड़े थे ताकि दूध मिलेगा, है ना। फिर दौड़े थे क्योंकि इंडिया की जैकेट पहनी थी, इंडिया की जैकेट पहनी थी, जिसके चक्कर में उनकी बेइज्जती हुई, जिसके चक्कर में उनको लात घूसे खाने पड़े, है ना। फिर उन्होंने सोचा नहीं, इंडिया की जैकेट पहननी, फिर उन्होंने दौड़े, चोट की हालत में, चोटिल हालत में दौड़े, है ना, ताकि इंडिया की जैकेट मिले, गोल दिमाग में था। ऑस्ट्रेलिया में गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, वापस आए, है ना, फिर मेहनत करी, क्योंकि वहां पर बेटा फिर, और यहां पे आने के बाद फिर डिस्ट्रैक्शन आए, लेकिन अब उनको पता था यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, फिर मेहनत करें। फिर पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान का जो प्लेयर का कोच था उसने कई बार डिस्ट्रैक्ट करना चाहा, है ना, कि भैया ये तुम्हारी आखिरी रेस साबित हो सकती है, तो उन्होंने बोला था दौड़ूंगा भी वैसे ही, है ना, क्योंकि गोल क्लियर था कि मेरे नाम पे देश में एक छुट्टी होनी चाहिए, है ना। बोल के आया था अपनी गर्लफ्रेंड को, मेरे नाम पे दुनिया, मतलब हमारे देश में मेरे नाम पे एक छुट्टी होगी। तो बेटा बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो बड़ा करते हैं उनको गोल भी क्लियर होता है और डिस्ट्रैक्शन भी क्लियर होता है। तो बेटा कोशिश करिए, अपना भी गोल क्लियर करिए और डिस्ट्रैक्शन भी क्लियर करिए, बढ़िया करके मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।